नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का ई वीडियो श्रृंखला में स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है वाक्य परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने विभिन्न जो भाषा विज्ञान के अंग हैं, अर्थ विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, उनके परिचय प्राप्ति के पश्चात इनके परिवर्तन और कारणों के बारे में या दिशाओं के बारे में हमने जाना। आज हम वाक्य परिवर्तन के कारण और दिशाओं की चर्चा करेंगे। वाक्य विज्ञान में जो वाक्य होता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है अर्थ की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से। और प्राचीन काल से ही ये माना जा रहा है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। हर भाषा की वाक्य संरचना अलग होती है, पदक्रम अलग होता है। सभी भाषाओं के पदक्रम और वाक्य संरचना समान नहीं होती है और उसकी व्याकरणिक विशेषता भी होती है, उसकी पहचान भी होती है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान की बात करें तो किसी एक ही भाषा की बात करते हैं, उसके वाक्य गठन की बात करते हैं। और जब तुलनात्मक भाषा विज्ञान की बात करते हैं, तुलनात्मक वाक्य विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें दो भाषाओं के वाक्य संरचना में क्या भेद है, क्या भिन्नता है, उसका अध्ययन हम करते हैं। यानी कि वाक्य को हम सार्थक शब्दों के समूह के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से किसी एक अर्थ की प्रतीति करवाने वाला हो। अब समय उपरांत जो वाक्य हैं उनमें विभिन्न परिवर्तन किस प्रकार से आए, उन परिवर्तनों के क्या कारण रहे, उसके पीछे कौन से कारण थे कि वाक्य में परिवर्तन हुआ। चाहे वो आवश्यकता के आधार पर हुआ, चाहे प्रयोग की अधिकता से शब्दों का घिस जाना हो या विभक्तियों का लुप्त हो जाना हो, और इसके अलावा परिवर्तन के कारणों के साथ साथ किन दिशाओं में वो परिवर्तन हुआ, ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रमुख रूप से वो इसी पे है कि वाक्य परिवर्तन के विभिन्न कारण कौन से हैं। जब हम वाक्य परिवर्तन की बात करें तो किसी भी भाषा की वाक्य रचना हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है समय के अनुसार, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसी तरह मूल भाषा की तुलना में उससे निकली भाषा भी वाक्य रचना में भी परिवर्तन हो जाता है। कोई मूल भाषा है, उससे जब कोई दूसरी भाषा निकलती है, उस निकलने वाली भाषा के वाक्य में परिवर्तन होता है। जैसे संस्कृत, और संस्कृत से हिंदी निकली, लेकिन संस्कृत और हिंदी की वाक्य रचना में बहुत ज़्यादा अंतर है, भिन्नता है, परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार से कि उदाहरण के लिए हम संस्कृत वाक्य रचना में कर्ता या कर्म के लिए कर्म के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता था, किंतु संस्कृत से निकली हुई जो हिंदी है उसमें इसका प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा। जैसे गच्छति शब्द है, राम गच्छति, सीता गच्छति, एक ही प्रयुक्त होता था, लेकिन हिंदी में सीता गच्छति, सीता जाती है, राम गच्छति, राम जाता है, यानी कि जाती है और जाता है, लिंग के आधार पर उसमें पड़ गए। इस प्रकार से वाक्य परिवर्तन के विभिन्न जो कारण हैं उनको हम जानेंगे। सबसे पहला कारण है कि अन्य भाषा का प्रभाव, यानी कि किसी दूसरी की भाषा होती है, उसके प्रभाव के फलस्वरूप भी किसी दूसरी भाषा के वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन उसके पीछे कारण ये होता है कि जो भाषा उससे को प्रभावित कर रही है वो भाषा बोलने वाले लोगों के व्यवहार में आवश्यक अत्यावश्यक होनी चाहिए या शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक होनी चाहिए, तभी जाकर के उसके वाक्य परिवर्तन हो पाता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे मध्यकाल की हम बात करें, मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। राजकाज का संपूर्ण कार्य फारसी में होता था, इसलिए पठन पाठन भी फारसी में होता था। इसके कारण हिंदी की वाक्य रचना पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो राजकाज की भाषा थी, शिक्षा की भी भाषा बन गई थी। इसलिए न चाहते हुए भी हमारी जो हिंदी वाक्य रचना थी उस पर उसका प्रभाव पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश में आदर के लिए बहुवचन के प्रयोग की परंपरा विशेष नहीं थी, किंतु फारसी में परंपरा पूरी तरह से थी।
और उसी के प्रभाव स्वरूप हिंदी में यह परंपरा आई, जिसका परिणाम ये रहा कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि मेरा चपरासी आ रहा है, यानी कि चपरासी के लिए आदर सूचक शब्द अधिकारी प्रयुक्त नहीं करता, इसलिए उसके लिए क्या किया, मेरा चपरासी आ रहा है। लेकिन दूसरा जो वाक्य है, मेरे अध्यापक आ रहे हैं, लेकिन अध्यापक हमारे लिए आदरणीय है, आदर योग्य है, इसलिए उसमें प्रयोग हुआ मेरे अध्यापक आ रहे हैं। उसी प्रकार से की का प्रयोग भी हिंदी में फारसी के प्रभाव के कारण ही आया। जैसे मैं चाहता हूँ वह चला जाए, हिंदी में इस प्रकार से उसका प्रयोग होता था, लेकिन फारसी के प्रभाव स्वरूप ये बदल गया, की का प्रयोग होने लगा कि मैं चाहता हूँ कि वह चला जाए, कि मैं चाहता हूँ कि वह चला जाए। इसी प्रकार से अंग्रेजी, जो बाद में 200 वर्षों तक यहाँ अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा और अंग्रेज़ी भाषा में ही राजकार्य जो होता था, इसलिए उसका प्रभाव भी हमारे हिंदी पर बहुत ज़्यादा उसकी वाक्य संरचना पे पड़ा। जैसे इस वाक्य में आप देखते हैं कि एक वाक्य है, वह आदमी जो कल आया था चोर था। इस वाक्य में वह अंग्रेजी द की छाया है, आदमी जो कल आया था चोर था, हिंदी में इससे काम चल सकता था, लेकिन वह का प्रयोग हुआ अंग्रेजी के द के प्रभाव फलस्वरूप, क्योंकि अंग्रेजी में उसको बोला जाता है द मैन हु हैड कैम यस्टरडे वाज ए थीफ। इस प्रकार से जो पहला जो वाक्य परिवर्तन का जो कारण है वो अन्य भाषा का प्रभाव है। दूसरा कारण है ध्वनि परिवर्तन में विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना, यानी कि ध्वनि परिवर्तन के कारण विभक्तियों और प्रत्ययों के घिस जाने के कारण भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। जैसे विभक्तियों के घिस जाने से अर्थ को समझने में कठिनाई होने लगती है, अतः वाक्य में सहायक शब्द जैसे परसर्ग है, सहायक क्रिया है, जोड़े जाने लगते हैं, साथ ही वाक्य में पदक्रम निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत तथा पुरानी जर्मन की तुलना में हिंदी तथा अंग्रेजी में शब्द क्रम निश्चित है। जैसे राम मोहन कहता है, मोहन राम कहता है। इन वाक्यों में स्थान के कारण राम एक स्थान पर करता है और दूसरे स्थान पर कर्म है, उनकी भूमिका बदलती जा रही है। एक स्थान पे वो करता है तो दूसरे स्थान पे कर्म है, तो दूसरे में वो कर्म है तो करता है। संस्कृत में कर्ता राम है, संस्कृत में कर्ता राम है और कर्म रामम होता है, अतः सत्कर्म निश्चित होने की आवश्यकता नहीं थी। राम है वाक्य में कहीं भी आता है तो कर्ता ही होगा, यानी कि शब्द को कर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर राम है लिखा हुआ आ गया तो नहीं, मान लीजिए वो कर्ता है और रामम लिखा आ गया तो वो कर्म है, इसलिए भी वाक्य में परिवर्तन आ गया। ये भी वाक्य का परिवर्तन का कारण है। अगला तीसरा कारण है स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग। इसके कारण वाक्य में ऐसे अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं जो आर्थिक या व्याकरणिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं और उसके प्रयोग के कारण वाक्य में परिवर्तन हो जाता है जो पहले नहीं प्रयुक्त होते थे। जैसे एक वाक्य है, कृपया कल आइएगा। आइएगा अपने आप आत्मसूचक शब्द है, अतः कृपा की आवश्यकता नहीं है। आइएगा, आप आइएगा, आइएगा यानी कि सम्मान सूचक शब्द है, कृपा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग हुआ। इस प्रकार से ही इज़ रिटर्निंग बैक, यानी कि अंग्रेजी में कि बैक अनावश्यक है, रिटर्निंग का मतलब लौट आना, वापस आना, बैक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में विभक्तियों के लुप्त हो जाने पर स्पष्टता के लिए ही प्रसर्गों का प्रयोग हिंदी में होने लगा, जिसके कारण वाक्य में परिवर्तन हुआ। नवीनता, अगला कारण है नवीनता। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ नूतनता लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए नए नए प्रयोग करने लग जाते हैं और उनमें भी वाक्य रचना पद्धति में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी में मात्र का प्रयोग संज्ञा के बाद होता रहा है। हिंदी में जो मात्र शब्द है उसका प्रयोग हमेशा संज्ञा के बाद
होता रहा है, तब नवीनता के लिए संज्ञा के पहले इसका प्रयोग होने लगा। जैसे मुझे 10 रुपये मात्र चाहिए, तो आजकल प्रयुक्त होने लगा कि मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। इस प्रकार से नवीनता के लिए भी वाक्यों में परिवर्तन होने लगा, जो वाक्य परिवर्तन का कारण बना। अगला कारण है कि बोलने वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन, कि जो बोलने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो मनोस्थिति होती है वो भी वाक्य परिवर्तन के एक प्रमुख कारण होते हैं। जैसे युद्धकालीन स्थिति है, या शांतिकालीन स्थिति है, या व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति है, या दुखी व्यक्ति है, हर प्रकार की स्थिति जब होती है उसी के अनुकूल व्यक्ति की वाक्य रचना भी होती है, इसलिए उसका प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि वस्तुतः वाक्य रचना वक्ता की मानसिक स्थिति पर भी निर्भर रहती है, और उसी प्रकार से जब उनका प्रयोग होने लगता है तो धीरे धीरे वाक्य में परिवर्तन आने लग जाता है। इसलिए वक्ता, बोलने वाले की जो वक्ता की जो मानसिक या मनोस्थिति है वो भी वाक्य परिवर्तन का एक प्रमुख कारण होता है। अगला है संक्षेप। संक्षेप का मतलब है संक्षिप्त करना। हमारी ये आदत होती है, मनोवृत्ति होती है मनुष्य की, कि वो कम शब्दों में और कम प्रयास में अधिक से अधिक बात कहना या अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, और इसलिए संक्षेप में बोलने का प्रयास करता है, और जिसके कारण धीरे धीरे हमारे वाक्यों में परिवर्तन आ जाता है। वाक्य का परिवर्तन का एक कारण बन जाता है संक्षेप। जैसे नहीं जाता है, पूरा जो वाक्य है वो क्या है, नहीं जाता है, इसको हम आज बोलने लगे नहीं जाता है की आवश्यकता ही नहीं, परिवर्तन हो गया। अगला और अंतिम जो परिवर्तन का कारण है वो है बल के लिए क्रम परिवर्तन। कई बार हम किसी पर दबाव या बल या किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए पद में परिवर्तन भी कर देते हैं, पद क्रम में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे जाऊंगा तो इसमें क्या कर दिया हमने, जाऊं तो गा, जोर देने के लिए कि मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, उसके लिए जाऊं तो गा, यानी कि जाऊं तो गा पहले, ताप तो पहले आ गया और गा बाद में आ गया, पदक्रम परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से कानपुर ही, कहाँ जाऊंगा, कानपुर ही, तो कान ही पुर जाऊंगा, कान ही पुर जाऊंगा पक्का, जयपुर ही जाऊंगा, जयपुर ही जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, यानी कि इस प्रकार भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो बल के लिए क्रम परिवर्तन होता है उसके कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता है। वाक्य परिवर्तन के कारणों के बाद वाक्य रचना में परिवर्तन की कुछ दिशाएं होती हैं। दिशाओं का मतलब कि वाक्य रचना में जो परिवर्तन हुए वो किस रूप में हुए और किन दिशाओं में हुए, किस मार्ग की ओर हुए, इसको कहते हैं रूप परिवर्तन की दिशाएं। सबसे पहले रूप परिवर्तन की जो दिशा है वो है वचन संबंधी परिवर्तन। भाषा के विकास में वाक्य रचना में वचन संबंधी परिवर्तन प्राय हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं। संस्कृत का उदाहरण आप लीजिए, द्विवचन भी था, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन था। अतः दो के लिए अलग कार के रूप होते थे और उसके साथ क्रिया के द्विवचन के रूप प्रयुक्त होते थे। हिंदी में आते आते द्विवचन लोप हो गया, दो ही बच गए, एक वचन और बहुवचन, तथा दो की संख्या बहुवचन कार के रूप में लगाकर द्विवचन का भाव व्यक्त किया जाने लगा। जैसे संस्कृत में तऊ, तऊ होता था, हिंदी में वे दो। संस्कृत में बालकौ, दो बालक, यानी कि किंतु क्रिया रूप द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयुक्त होने लगे, जैसे दो बालक के आए हैं। और इस प्रकार से एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में वाक्य रचना का परिवर्तन हुआ। लिंग संबंधी परिवर्तन, दूसरा जो परिवर्तन है वो है लिंग संबंधी परिवर्तन। संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिए, या कहें कि संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं होती थी, किंतु हिंदी में परिवर्तित हो जाती थी। जैसे राम गच्छति, यानी कि राम जाता है, सीता गच्छति, सीता जाती है।
राम गच्छति, सीता गच्छति दोनों के लिए प्रयुक्त हैं, जबकि राम स्त्रीलिंग है, नहीं राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी में इसमें परिवर्तन राम जाता है, सीता जाती है। इसी प्रकार से पहले हिंदी में स्त्रीलिंग प्रयोग होता था कि अब हम जा रही हैं, आजकल लड़कियां प्राय प्रयोग करने लगे हम जा रहे हैं। अगर बहुत सी महिलाएं हैं तो वो ये कहती हैं कि हम जा रही हैं, न कहने के बजाय कहती हैं हम जा रहे हैं। इस प्रकार से परिवर्तन की एक दिशा निश्चित तय हुई। अगला दिशा है पुरुष संबंधी परिवर्तन। पुरुष संबंधी परिवर्तन पहले प्रयोग चलता था, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। अब अंग्रेजी के प्रभाव से सुनने में आने लगा है, राम ने कहा कि वह जाएगा, राम ने कहा कि वह जाएगा। इस दिशा में परिवर्तन हुआ। अगली जो दिशा है लोप, यानी कि कुछ लुप्त हो जाना। पूर्ववर्ती प्रयोगों में कुछ लुप्त हो जाने से वाक्य अपेक्षा करते छोटे हो गए, यानी कि जो वाक्य संरचना में जो पदक्रम थे उनमें से कुछ पद हैं वो गायब हो गए, लुप्त हो गए, इसलिए वो छोटे छोटे वाक्य बन गए। जैसे हिंदी में प्राचीन जो प्रयोग है कि राम नहीं आता है, और नया प्रयोग होने लगा राम नहीं आता। इसी प्रकार से प्राचीन प्रयोग राम नहीं आ रहा है और नया प्रयोग राम नहीं आ रहा। प्राचीन में कहते हैं आँखों से देखी घटना, नया प्रयोग होना आँखों देखी घटना। प्राचीन में हम कहते थे वह पढ़ेगा लिखेगा नहीं, नया प्रयोग वह पढ़े लिखेगा नहीं। इसी प्रकार से लोप के साथ साथ एक प्रक्रिया होती आगम की, यानी कि वाक्य संरचना में या वाक्य में जो पदक्रम होता है उसमें किसी अतिरिक्त शब्दों का आ जाना या जुड़ जाना, वो आगम होता है। और इसमें हिंदी में बड़ा पुराना प्रयोग है, जैसे राम ने कहा मैं जाऊंगा, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, और फारसी के प्रभाव के कारण की आ गया, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। हिंदी का प्राकृत प्रयोग है, जो लड़का आया था चला गया। अब अंग्रेजी के प्रभाव के कारण एक अतिरिक्त शब्द वह प्रयुक्त होने लगा, वह लड़का जो आया था चला गया। इसके अलावा पद क्रम में परिवर्तन, वाक्य रचना के परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उनमें एक महत्वपूर्ण ये दिशा भी है, जो रूप है, जिस रूप में परिवर्तन हुआ है वो है पद क्रम में परिवर्तन। वाक्य रचना इससे भी प्रभावित बहुत ज़्यादा होती है। विभक्ति लोप है, नए प्रयोग आदि के कारण पदक्रम परिवर्तित होता रहता है। संस्कृत और हिंदी की तुलना करें तो संस्कृत में पदक्रम बहुत निश्चित नहीं था, किंतु हिंदी में वह काफ़ी निश्चित हो गया है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इधर हाल में भी हिंदी में पदक्रम संबंधी कई परिवर्तन हुए हैं। दो का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जैसे मात्र संज्ञा के पूर्व प्रयोग मात्र 10 रुपये, विशेषण पदबंध का संज्ञा के बाद प्रयोग दुल्हन एक रात की दुल्हन, लेकिन दुल्हन एक रात की। बल देने के लिए हिंदी में पदक्रम में काफ़ी परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे घर आज जाऊंगा, आज घर जाऊंगा, आज जाऊंगा घर, ही शब्दों के बाद आता रहा है। अब कभी कभी शब्दों के बीच में ही सुनने में आता है कानपुर जाना, कान ही पुर जाना है। तो इस प्रकार के जो पद क्रम में जो परिवर्तन हुए हैं वो भी वाक्य रचना परिवर्तन की एक निश्चित दिशाएं, एक दिशा देने लगे हैं, एक रूप हो गए, परिवर्तन की दिशा बन गई है। इस प्रकार से जो वाक्य रचना जो भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होती है, एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसके द्वारा लेखक अपने अर्थ को, मंतव्य को प्रकट करता है, उसके भी परिवर्तन के बहुत कारण और दिशाएं हैं जो एक भाषा के स्वरूप के बदलाव लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद।